सेक्शन 80 डबल जी डिडक्शन का नया सेक्शन है। सेक्शन 80 डबल जी, ये वाला डिडक्शन 80 डबल जी वाला जो डिडक्शन है, आप तभी क्लेम कर पाओगे अगर आप एच आर ए क्लेम नहीं कर रहे हो। हाउस रेंट अलाउंसेस जो सैलरी चैप्टर में आपने पढ़ा था, अगर आप वो क्लेम नहीं कर रहे हो तब जाकर के आप 80 जी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, कौन कौन कर सकता है? जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी कर सकता है, और जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इट इज अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। सिर्फ एच नहीं कर सकते आप, एच फॉर्म कंपनी नहीं कर सकता। जो एच के मेंबर्स वगैरह हैं वो ये सब क्लेम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कर सकता है। इंडिविजुअल मतलब देखो, जहां पर भी इंडिविजुअल होता है ना, वहां पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों माना जाता है। जहां पर अगर टैक्स में लिखा इंडिविजुअल, तो इस केस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो 80 डबल जी कब अप्लीकेबल होगा? जब आप एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हो। अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हो तो आप 80 जी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। 80 डबल जी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ओनली इफ एचआर इज नॉट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अप्लीकेबिलिटी बोल रहा पहला, ये इंडिविजुअल को अप्लीकेबल है। कब अप्लीकेबल है? जब आप एचआरए रिसीव नहीं कर रहे हो एम्प्लॉयर से। अब जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, वो सैलरीड भी हो सकता है। मतलब सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लेम टू कंडीशन टू क्लेम 80 डबल जी, आप 80 डबल जी का क्लेम तभी कर पाओगे जब आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे। पहला, टैक्स पेयर शुड नॉट रिसीव एचआरए। पूरे साल भर में कभी भी आपने एचआरए रिसीव नहीं किया, पहला पॉइंट। ही और सी शुड नॉट ओन रेसिडेंशियल हाउस। उसका खुद का रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? कहाँ पे? जहां पे वो काम करता है। एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और वर्क, एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और वर्क, आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली, होता ना वाइफ के साथ मिलकर के घर लिया। जहां पे वो काम करता है वहां उसका घर नहीं होना चाहिए, या उसका खुद का रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। चाहे वो सेल्फ लिया हो, चाहे अपने वाइफ के साथ ज्वाइंटली मिल के लिया है, या अपने पापा के साथ ज्वाइंटली मिल करके लिया हो। खुद का घर हो सकता है। अगर उसके वाइफ का घर है तब भी नहीं माना जाएगा। अगर माइनर चिल्ड्रन के नाम पे घर है तब भी नहीं माना जाएगा। या एचयूएफ के द्वारा गिफ्टेड है तब भी नहीं माना जाएगा। मतलब एचयूएफ का अगर घर है तब भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? आपको 80 डबल जी तभी मिलेगा जब आप रेंटेड हाउस में रहते हो। कहाँ रहते हो? रेंटेड हाउस में रहते हो। ठीक है, इस रेंटेड हाउस पे आपको 80 डबल जी का मिलेगा। नॉर्मली इंसान रेंटेड हाउस पे तभी रहता है जब उसका खुद का घर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द टैक्स पेयर ओन ए हाउस इन द अनदर सिटी, मान लो मैं कोलकाता में था, मेरा घर कोलकाता में है ना, मेरा घर तो कोलकाता में, मेरी जॉब लग गई मुंबई में, तो मुंबई में तो मैं रेंट पे रहूंगा। कल को बेंगलोर या दिल्ली लग गई तो ऑलमोस्ट क्या होता है, हर 2 साल 3 साल में लोग सिटी क्या करते, चेंज करते। तो हर जगह तो मैं फ्लैट लूंगा नहीं। तो एवरी एवरी प्लेस पे मैं जाकर रेंट पे रह रहा हूँ। लेकिन मेरा ओन जो अपना खुद का घर है वो कहाँ पे है? अनदर सिटी, मान लो कोलकाता में है। तो बोल रहा है, अगर टैक्स पेयर का खुद का घर है दूसरे किसी सिटी में, ही और सी मस्ट डिक्लेयर एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। आपको इसको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस डिक्लेयर करना पड़ेगा, और 24 बी का डिडक्शन क्लेम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मतलब सुनो ध्यान से, अगर तुम 24 बी, याद है 24 बी का डिडक्शन क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर तुम 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है तुम लोग को? अच्छा, नहीं, मेरे को थोड़ा ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा है। आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। सेक्स अरे बाप रे। सेक्शन 24 बी का अगर तुम क्लेम करते हो, ठीक है, तब तुमको एच 80 डबल जी का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर तुम एचआरए का क्लेम करते हो तो तुमको 80 डबल जी का क्लेम, 80 डबल जी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 जी का डिडक्शन तभी मिलेगा जब 2-3 कंडीशन फुलफिल करो। पहला, आप रेंटेड हाउस में रहते हो, जहां पर भी आप काम करते हो उस पर्टिकुलर सिटी में आप रेंटेड हाउस में है। अगर आपका कहीं पे दूसरे सिटी में घर है, आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड बता दो। और सेल्फ ऑक्युपाइड बताओगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी तो, सेल्फ ऑक्युपाइड भी तो क्लेम होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बोल रहा नहीं, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उसको क्लेम कर दिए तो आप 80 जी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात? और अगर आप एचआरए रिसीव कर रहे हो तब भी आप 80 जी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मोटा मोटा बात बताऊं, मोटा मोटा बताऊं, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं बेंगलोर गया, मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, और मेरा कोलकाता वाला घर पे मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तब जाकर मैं 80 जी का डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा। अदरवाइज, अगर मैं बेंगलोर में हूँ, एचआरए रिसीव कर रहा हूँ, या कोलकाता वाले घर पे मान लो होम लोन लिया था,
उस पर मैं 24B का डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। समझ गया ना? तो दो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, दो सेक्शन याद रखिएगा, HRA नॉट अप्लीकेबल, 24B नॉट अप्लीकेबल इन दैट केस। एंड सेल्फ ऑक्युपाइड बताना पड़ेगा, मेरा खुद का घर है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, अगर है तो बताना पड़ेगा। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तब जाकर आप 80GG का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट? रेंट एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन फॉर्म 8B फाइंड, जहां पे आप रहते हो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। जहां पर भी रहते हो उसका भी रेंट एग्रीमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। नॉर्मली ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब आप जो डिडक्शन का अमाउंट निकालोगे ना, उस पर तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है। लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तीनों में जो विच एवर इज लोअर, तीनों में जो विच एवर इज लोअर। पहला है, सुनो ना, पहला क्या है, 5000 पर मंथ, सुन रहे हो, 5000 पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000 पर एनम। 12,000 इंटू 5, सॉरी 12 इंटू 5, 6,000। अगर 12 इंटू 5,000 करोगे कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है 5,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। फिर सेकंड बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम है, 80G में तुम लोग को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सिखाया था, ग्रॉस इनकम से, याद है ना, ग्रॉस इनकम। हाँ, ग्रॉस इनकम से आप सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A प्लस माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट, यहाँ पे 80GG का छोड़ करके सारे डिडक्शन आपको माइनस करना पड़ेगा। आया समझे? तो एडजस्टेड एडजस्टेड इनकम कैसे निकालोगे, ये जो एडजस्टेड निकलेगा, जो आपकी ग्रॉस इनकम है, जो आपकी इनकम है, ठीक है ना, ग्रॉस इनकम। ठीक, आपको अपनी इनकम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो 112 वाला हो चाहे 112A वाला हो, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A माइनस करना पड़ेगा। आपको अपना एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ऑल डिडक्शन। ऑल डिडक्शन कहाँ से, 80C से लेकर के 80U तक, 80C से लेकर 80U एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप किसका निकाल रहे हो, 80GG का ना, तो सिर्फ 80GG का डिडक्शन छोड़ करके सारे के सारे डिडक्शन आप माइनस कर दो। तो अपनी इनकम से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करो, एग्जेम्प्टेड इनकम माइनस करो, सारे के सारे डिडक्शन माइनस करो, सिर्फ 80GG को छोड़ करके। अब जो इनकम आएगा इसको अपने बोलेंगे एडजस्टेड GTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उस हाँ, जो भी आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आया है उसका 25%। मान लो मेरा एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आया है 10 लाख रुपया, तो 10 लाख का 25% कितना होता है, 2,50,000। ठीक है ना? तो जो भी मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 25%। जो भी आपने रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों का जो लोअर होगा, इन दोनों का जो लोअर होगा वही आप डिडक्शन क्लेम करोगे। इसमें 80GG में। एक बार इसका कंडीशन याद करते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, HRA आप रिसीव मत करो। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है किसी दूसरे सिटी में, बता दो। और इन डिडक्शन 24B आप क्लेम मत करो। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी रेंट एग्रीमेंट है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे क्या करो, अपलोड कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे निकालेंगे? तो बोला गया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग पहला क्या बोला गया, 5,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। फिर बोला 25% ऑफ ग्रॉस टोटल, सॉरी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड GTI 25%। अब तीसरा बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ठीक है, क्लियर? ये कैसे निकलता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सम्स देख लो, इसका इसका सम्स देख लो। मिस्टर राज डज नॉट रिसीव HRA। मिस्टर राज है वो HRA रिसीव नहीं कर रहे। एग्जाम में ऐसी सम्स आता है जैसे मैं तुम लोग करवा रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर राज है वो वो HRA रिसीव नहीं कर रहे। 12,000 पर मंथ वो रेंट पे कर रहे हैं और उनका एडजस्टेड GTI दिया हुआ 4 लाख रुपया। ठीक है, तो अगर मैं तीनों कंडीशन निकालूं, पहला क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है 5,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। सेकंड क्या बोलता है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI।
तो 4 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गया 60,000, ये हो गया 1 लाख रुपया। फिर एक्चुअल रेंट कितना था, 12,000 ना, तो 12,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,44,000 आएगा। देख लो, 1,44,000 माइनस 10% ऑफ जीटीआई। तो जीटीआई कितना था, 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। तो 1,44,000 माइनस 40,000 कितना आया, 1,04,000। और इन सब का लोअर कितना है, लोअर 60,000। तो ये जो 60,000 है, यही आप अब 80 में क्लेम कर पाओगे। ये जो 60,000 आया है, वही आप 80 में क्लेम कर पाओगे। बोलो। हाँ, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, पर तुम भूल रही हो। रेंट हमेशा 50% ही कंपनी पे करती है। अगर आप आपको अगर एचआरवी मिल रहा है ना, तो नॉर्मली 50% ही कंपनी। तो 10,000 एक एक सिंगल पर्सन के लिए, देखो, जब आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आओगे ना, तो आपको सिंगल पर्सन ट्रीट किया जाएगा। तो सिंगल पर्सन के लिए 10,000 का रूम तो मिल ही जाएगा। दैट इज वाई। हाँ, दैट इज वाई, समझ गया ना। एक क्लियर हुआ तुम लोग को। आ जाते हैं 80 GGC, 80 GGC। ये कब मिलेगा, डिडक्शन याद है, पॉलिटिकल पार्टी वाला। हाँ, 80 G, बोले ना जी, अरे 80 G फैमिली का पार्ट है ये। कल तुम लोग ज्ञान दिया था तो, पॉलिटिकल पार्टी वाला। ठीक है, तो 80 GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। सुनो ना, पहले ट्रस्ट नहीं था, पहले बॉन्ड था। इसको हटा करके क्या कर दिया, इलेक्टोरल इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब क्या है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को जो भी पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन पेमेंट करोगे। चाहे आरटीजीएस कर दो, चाहे यूपीआई कर दो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है। तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है ना, एक्चुअल में इसको मैं कैसे समझाऊं। एक्चुअल में ना, काइंड ऑफ एक फॉर्म है। क्या है, एक काइंड ऑफ फॉर्म। तुम लोग बॉन्ड देखा है कभी, बॉन्ड जिसमें कूप जिसमें कूपन इंटरेस्ट भी अटैच किया रहता है। ये विदाउट कूपन इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपने पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले नहीं रहे। तो जस्ट लाइक बॉन्ड होता है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं, मैंने सिंपल सिंपल लिखा रहता सब कुछ। तो जस्ट लाइक एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को ना आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में, और बैंक के थ्रू फिर पैसा चला जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में। ठीक है। तो जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है भैया। अभी अभी हम लोग मिल करके भाई बहन कार्यकर्ता खोल दे तो नहीं चलेगा, या दोस्त दोस्त पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं चलेगा। जो रजिस्टर्ड है, जैसे बीजेपी टीएमसी, ये सब क्या है, रजिस्टर्ड है। कांग्रेस क्या रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनको तुम डोनेशन देते हो, चाहे, आप डोनेशन देने का तरीका पता है क्या, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू आप दे सकते हैं, कैश नहीं दे सकते। पहले कैश अलाउ था, बार बार बोल रहा हूँ, याद है ना, नोटबंदी के पहले कैश अलाउ था। नोटबंदी के बाद भी 2-3 साल तक कैश अलाउ था। जब सारा ब्लैक मनी मोदी जी खत्म कर दिए, कैश बंद। अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबिलिटी अप्लीकेबल कौन होगा, अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अब पैसा देने की बात है तो गवर्नमेंट सबको घसीट लिया। बोला चाहे तुम रेसिडेंट हो, चाहे तुम नॉन रेसिडेंट हो, चाहे तुम एचयूएफ हो, चाहे तुम बिजनेस करते हो, चाहे तुम एसोसिएट ऑफ पर्सन हो, चाहे तुम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, सब पे आएगा। नॉट अप्लीकेबल टू कंपनीज दे क्लेम अंडर सेक्शन 80 GGB। बोले ये कंपनी को छोड़कर नॉर्मल सारी कंपनी आ जाएंगे। ठीक है, ये कंपनी को छोड़ करके नॉर्मल सारी कंपनी आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी ये कंपनी क्या होता बता रहे हैं। हर कंपनी अप्लीकेबल है, नॉर्मली ये जो कंपनी 80 GG क्लेम करती है उस पर नहीं आएगा। ठीक है। एलिजिबल कंट्रीब्यूटर, कौन कौन से एलिजिबल कंट्रीब्यूटर, मतलब आप किसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बोल रहा है एनी सम, जितना तुम्हारा श्रद्धा भाव है, जितना तुम्हारा श्रद्धा भाव है, 1 रुपया से लेकर के अनलिमिटेड, एनी सम। तुम पॉलिटिकल पार्टी को जितना पैसा देना चाहता है दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑनलाइन। तो एनी सम कंट्रीब्यूटेड टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 13B। ठीक है, ये इन लोग को मिलेगा। या तो तुम डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसा डाल दो, या तो इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के थ्रू। नॉर्मली लोग किसके थ्रू जाते हैं, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के, इसी के थ्रू जाते हैं। ठीक है।
अब आ जाओ, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीपल एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड है तो आप उसको दे सकते हैं, मतलब आप उसको डोनेशन दे सकते हैं। कंडीशन क्या क्या है क्लेम करने का, डिडक्शन क्लेम करने का कंडीशन क्या है? चलो आपने मान लो आपने डोनेशन दे दिया, अरे आपने डोनेशन तो दे दिया ना, अब आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा ये देखो। पहला कंडीशन है, अगर आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन के थ्रू तभी आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है, चाहे वो सिंगल रुपीज हो, तब भी आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। और तीसरी बात क्या है, जो डिडक्शन मिलेगा, जितना भी तुमने डोनेशन दिया है उसका 100 का 100% तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को 5 करोड़ का डिडक्शन दिया है तो आपको 5 करोड़ का डोनेशन दिया है तो आपको 5 करोड़ का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सोचो मैंने कितना टैक्स, नहीं कैश नहीं अलाउ है। पहले बोला तो पहले कैश अलाउ था, पहले कैश अलाउ था। बात समझ, मेरा बात समझ, मैं कैमरा में कुछ बोल नहीं सकता, पहले कैश अलाउ था, जब ब्लैक मनी साफ हो गया समझ गया ना? ठीक है, आगे तुम लोग समझदार है। तो 100% ऑफ अमाउंट, हाँ, कि जो भी तुम डोनेट करोगे, मान लो मैंने 5 CR डोनेट किया तो मुझे 5 CR का डिडक्शन मिल जाएगा। सोचो मैं इतना पैसा का टैक्स नहीं दूंगा, मैंने टैक्स ना दे करके डिडक्ट वो डोनेशन दे दिया। अब तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में इसका फायदा बताया था, तुमको लास्ट का फायदा पता था। मान लो टीएमसी है, टीएमसी को बस सोचो ना, टीएमसी को अभिषेक सर ने 5 करोड़ रुपया दिया है, फायदे क्या क्या हो सकते तुम लोग यहाँ पे लिख देना, ठीक है, हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिख देना क्या क्या फायदा होगा, लिख देना। अगर मैं अगर मैंने बीजेपी को, मोदी जी को 10 करोड़ रुपए का, बीजेपी पार्टी को 10 करोड़ का मैंने डोनेशन दिया, फायदा हो सकता है कुछ, जैसा आपका सोच है आप समझिए, हम कुछ नहीं बोलेगा, फायदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नो अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, नो अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब बोला ना तुम्हारा जितना श्रद्धा भाव, अगर अपना प्रॉपर्टी बेच करके भी तुम पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं, कितना दे सकते हो, बोले नहीं। मोदी जी बोलते हैं ना, हम तो फकीर आदमी है, मेरा झोला खाली है, सॉरी ज्यादा हो गया। डिडक्शन इज फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन इज फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ऑब्वियसली आप डिडक्शन कब क्लेम करोगे, जीटीआई के बाद ही करेंगे, तो फालतू पॉइंट है, इतना फालतू पॉइंट है कि पढ़ने में अजीब लग रहा है। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल मिस्टर ए है जिसने 10,000, गरीब आदमी था, 10,000 दिया है बीजेपी को, किसके थ्रू दिया है, पे मोदी जी को चाय पे चर्चा करने के लिए, चाय पीने के लिए दिया है 10,000 रुपया, मोदी जी को दिया बीजेपी को 10,000 रुपया, वो पूरा का पूरा 10,000 क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 GGC, है ना। और मिस्टर बी ने डोनेट किया 5,000 कैश, अगर आप डोनेट किए हो 5,000 रुपया कैश तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो याद रखना, अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, मान लो ये मैं हूं, मेरे पास ब्लैक मनी है, ठीक है, ठीक है, तो ये मैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता हूं, प्लस मेरे पास अगर बैंक में कुछ पैसा है तो दिखाने के लिए भी मैं बैंक से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेट से मुझे 10 करोड़ ट्रांसफर करना है, 5 करोड़ मैंने ब्लैक मनी यूज कर लिया, 5 करोड़ मैंने बैंक वाला यूज कर लिया, अब पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया, उसके बाद क्या होगा मेरे साथ तुमको पता ही है, हमको भी टिकट मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी से। ये टिकट समझता है तुम लोग, चुनाव लड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, 80 QQP, आ 80 80G में चैरिटेबल ट्रस्ट, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल, पीएम केयर फंड, वो अलग चीज है। वो मैंने क्या बोला, ये 80G फैमिली का पार्ट है। तो पहले जी में बोला गया ना कि आप पहले महान महान चीजों में पैसा लगाइए, बाढ़ फंड में लगाइए, क्लीन क्लीन गंगा गंगा फंड में लगाइए, अर्थक्वेक फंड में लगाइए, हाँ उसे पैसा लगाइए, तो महान, हाँ महान काम करो। फिर करते करते इन लोगों को रह नहीं गया, बोला हमारे बारे में कौन सोचेगा, लॉ तो हम ही बनाते हैं, तो एक तो नया डिडक्शन था 80 GGC। अच्छा,
इसके बारे में ना मैं बोलना चाहूंगा। क्या बोलूंगा बताऊं जरा। 2014 में, ठीक है, तुम 2014 में करीबन 10 साल पहले की बात है, सुनो ध्यान से, 10 साल पहले की बात है। अब मैं बोल दे रहा हूँ बिकॉज मेरे को जानकारी है, जिसको नहीं पता वो क्या बोलो छोड़ो। 2014 में ना कौन आया, मोदी जी आए। यहाँ डिस्क्लेमर है कि मैं मोदी जी का ना तो प्रशंसक हूँ ना मोदी जी का मैं बुराई करता हूँ, मेरे को क्या है, गवर्नमेंट कोई रहे, मेरे को मेरा कोई घर चलाता क्या, बात समझ। गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी मैं प्रमोट करूंगा, नहीं करेगा बात खत्म, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सुनो, मोदी जी आए 2014 में। तो ये पुराना, ऐसा बात नहीं है कि ये वाला सेक्शन अभी का सेक्शन है, नहीं, ये वाला पुराना सेक्शन है। तो इन्होंने क्या किया ना, कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट लाया। कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट लाया, ठीक है। पहले क्या बोला गया था, पहले जब कांग्रेस थी तो उस वक्त बोला जाता था कंपनी अपने प्रॉफिट का मिनिमम 2%, ठीक है, और मैक्सिमम 2.5%, यही पैसा आप पॉलिटिकल पार्टी में लगा सकते हैं। मतलब आप अपना जो एवरेज 3 साल की जो इनकम है, कंपनी का जो एवरेज 3 साल का इनकम है, कंपनी का जो एवरेज 3 साल का इनकम है, उस एवरेज इनकम का मिनिमम 2%, मैक्स टू मैक्स 2.5%, ठीक है। तो कांग्रेस डायरेक्टली 2% नहीं लेती, पहले 0.3% से चालू हुआ था, 2006-07 का बात है। फिर 0.6 से करते 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 जब कांग्रेस चली गई, मतलब 2013 में चली गई, तो उस वक्त ये 2.5% तक पहुंचा था मामला। मोदी जी आए, बोले हम देशभक्त हैं, नहीं, हम देशभक्त हैं। बोले ये कोई लिमिट नहीं है, ये जो 2 पॉइंट हटाओ, बोले कोई लिमिट नहीं है। आपका श्रद्धा भाव, अगर कंपनी अपना 100% प्रॉफिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहती है, देना, क्या प्रॉब्लम है। समझ पा रहा है मेरा बात। मोदी जी जब आए, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो मतलब 2.5% को अमेंड कर दिया। बोला नहीं, आपको अगर देना है तो पूरा दीजिए ना। तो अगर एक कंपनी, मान लो रिलायंस कंपनी है, छोड़ो ना रिलायंस कंपनी, एपीसी कंपनी, एपीसी लिमिटेड, अगर एपीसी लिमिटेड अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज तुम लोग देख रहे हो, कंपनी कंपनी लॉ में भी चीज लिखवा दिया है लोग, जिससे कंपनी लोग बच ना पाए, और इनकम टैक्स एक्ट में भी ये लोग बनवा दिया है, 80 GGC बोल करके, समझ रहा है ना। इसीलिए आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है काफी रिच हो चुकी है, क्योंकि अच्छा खासा डोनेशन उनको मिलता है। एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी क्या होता है, हाँ, एलिजिबल एसएससी क्या होता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज, अच्छा ये क्या था, रॉयल्टी वाला, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80 QQB, 80 QQB, 80 QQB, ये किसको मिलता है। मान लो मैंने सेमेस्टर 4 का बुक बनाया, ठीक है, अब इस पर मैं रॉयल्टी चार्ज कर रहा हूँ, नहीं कर सकता। अगर मैंने स्कूल स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए बुक लिखा, इस बुक पर मैं रॉयल्टी चार्ज कर रहा हूँ, नहीं कर सकता। बट मैंने कोई स्टोरी लिखा, एक था राजा दो चार ठोरानी, समझा, मान लो कहा कहानी मैंने कुछ लिखा, अब स्टोरी हो, पोयम हो, समझ रहे, सब कुछ, मैगजीन हो, नॉवेल्स हो, सब कुछ, जिसको हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना उपन्यास, नोवेल वगैरह, अगर मैं उस पर रॉयल्टी चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उस पर रॉयल्टी चार्ज, रॉयल्टी क्या होता है, लेट्स से नेशनल इनकम बढ़ाया था ना, हाँ रॉयल्टी। तो सपोज मेरा बुक कोई पब्लिकेशन छाप रहा है, तो पब्लिकेशन छाप करके बेच रहा है, तो जितना भी कमाई हो रहा है उस पर मैं 30%, 40% या जो भी है 50% मैं रॉयल्टी क्लेम कर रहा हूँ। भाई लिखा मैंने है, बस मैं तुमको बेचने का अधिकार दिया हूँ, बिकॉज मैं एक राइटर हूँ, मैं कोई सेलर थोड़ी हूँ। तो मैंने लिख दिया, किसी पब्लिकेशन से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई जितना तुम पब्लिश करोगे, जितना भी बुक तुम पब्लिश करोगे, हम मानेंगे बिक गया है, उस पर तुम्हारा इतना परसेंट का रॉयल्टी मिलेगा। लेकिन अगर मैं तुम लोग के लिए नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोज कॉलेज के लिए कोई बुक लिखा या बच्चों के लिए कुछ बुक लिखा, मैं उस बुक पर रॉयल्टी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर सकता। बट मैं कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल वगैरह कुछ लिखा, मैं उस पर रॉयल्टी चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी और लॉयल्टी अच्छा वर्ड है। नेचर ऑफ इनकम कवर्ड, क्या क्या इनकम कवर्ड होगा। अगर मैं रॉयल्टी इनकम रिसीव कर रहा हूँ
सेल ऑफ बुक ऑथर्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। और ये इनकम मैं दिखा रहा हूँ पीजीबीपी में। ऑब्वियसली अगर मैं राइटर हूँ, मैं रॉयल्टी कमा रहा हूँ, तो रॉयल्टी हमेशा बिजनेस को मिलता है, याद रखना। रॉयल्टी किसको मिलता है? बिजनेस का। मेरा कोई रॉयल्टी नहीं है। अगर मैंने कोई बिजनेस खड़ा किया तो उस बिजनेस का रॉयल्टी होता है, क्योंकि आप बिजनेस का नाम यूज कर रहे हो ना, आप किसी का लोगो यूज कर रहे हो, वो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो लेट से मैं रॉयल्टी इनकम कमा रहा हूँ और मुझे डिडक्शन क्लेम करना है, तो ऑब्वियसली वो रॉयल्टी इनकम को मुझे दिखाना पड़ेगा। कौन सी इनकम? बिजनेस वाली इनकम, पीजीबीपी में मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या तो पीजी में दिखाओ, या तो प्रोफेशन में दिखाओ, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा। और पता है, ये बात अगर नहीं भी बोलेगा, ये बात अगर नहीं बोलेगा, तुम लोग समझो, तुम लोग समझो। नहीं 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 नहीं, ये समझो, तुमको अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो यू हैव टू फाइल आईटीआर। जब तक तुम आईटीआर नहीं फाइल करोगे तब तक तुमको डिडक्शन कैसे मिलेगा? और आईटीआर फाइल करने के लिए तुमको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इधर अदर सोर्स दिखाना तो पड़ेगा ना। तब जाकर तुम डिडक्शन क्लेम करेगा। तो ये बकवास लाइन है। अगर नहीं भी लिखा रहता तब भी तुम समझ जाओ कि आईटीआर फाइल करना है। बट पता है ये लाइन का महत्व क्यों? तुम बोलोगे सर बकवास था तो क्यों डाला? हाँ, बकवास एक्चुअली लाइन तो बकवास है, फिर भी डालना पड़ा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो आप किसी में नहीं ढुका दोगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, अरे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो आपको ना या तो पीजीबीपी में दिखाना है, या तो आपको अदर सोर्स में दिखाना। ना तो आप एचपी में दिखा सकते हो, ना आप कैपिटल गेन दिखा सकते हो, ना सैलरी। दैट इज वाई मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। समझा कि दो ही जगह दिखा सकते हो, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबीपी, ठीक है। मैक्सिमम हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैक्सिमम एक्चुअली सर्विस हो गया ना वो तो। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट कितना ले सकते हो? लोअर ऑफ द फॉलोइंग है। या तो डायरेक्टली 3 लाख रुपया का डिडक्शन मिल जाएगा, या जितना तुमने रॉयल्टी रिसीव किया। मान लो मैंने रॉयल्टी रिसीव किया 5 लाख रुपया का, और गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, लोअर कितना होगा? 3 लाख। मेरे को मिला 2 लाख का रॉयल्टी पूरे साल भर का, है 3 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख, लोअर क्या है? 2 लाख। तो मैं 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है। डिडक्शन क्लेम करने कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली जो ऑथर है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, वो भाई इस यहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसने जो बुक लिखा है वो इन सब चीज़ों के लिए लिखना चाहिए। बुक शुड बी वर्क फॉर लिटरली आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर। टेक्स्ट बुक नॉट अलाउड, जो टेक्स्ट बुक है वो अलाउ नहीं है, मतलब टेक्स्ट समझ रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई के लिए जो बुक वो अलाउ नहीं है। इफ द रॉयल्टी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर आपको रॉयल्टी बाहर से आ रहा है तो विद इन 6 मंथ वो पैसा आपको अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ वो पैसा आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा। लेट्स आपको रॉयल्टी बाहर से आ रहा है, मतलब आपका बुक ना बाहर में बिक रहा है, बाहर की जो पब्लिकेशन है, जो आउटसाइड इंडिया जो प्रेस है, जो पब्लिकेशन है, वो भी आपकी बुक बेच रही है। तो जो भी रॉयल्टी आ रहा है, जिस दिन रॉयल्टी रिलीज हुआ वहां से 6 मंथ के अंदर आपके बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, इंडिया वाले बैंक में। जैसे यूट्यूब से पैसा आता है ना, यूट्यूब से, तो यूट्यूब से ना पैसा छूट जाता है, मान लो 21 तारीख को, 21 को पैसा चला जाता है, तो तुरंत 21 को नहीं आता है। आपको बैंक से फिर एक फोन आता है कि सर आपका कुछ फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, क्या आप अलाउ कर रहे हैं? हाँ सर अलाउ कर रहे हैं। बैंक वाला जब वेरीफाई कर लेगा तब जाकर वो पैसा 2 से 3 दिन में वो अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोग का भी कभी कोई जो यूट्यूब मनी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो उसमें भी अरे हंस क्यों रहे हो बाबा? तो उसमें भी जाकर ना हम लोग फॉर्म भरना पड़ता है, बैंक वाला घर पे ही आता है, मतलब प्राइवेट बैंक। हाँ आता है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक वाला तो घर पे आ जाता है। नहीं मंथली नहीं आता, 6 महीने एक बार आता है। हाँ हाँ, अभी तो रिसेंटली आया था। अमाउंट जानना है तुम लोग को? कितना? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरे को भी मिलता है। अच्छा सुनो, तो ये चीज़ ना मतलब बैंक वाला ना आता है, आपसे एक साइन करवाएगा और आपसे केवाईसी करवाएगा। हम लास्ट में बैंक वाला भड़क गए, हम लोग 3 बार आया, तुम लोग तीनों बार मेरा अंगूठा लेकर गया, एक तो हम पढ़ा लिखा आदमी, तुम अंगूठा लेकर मेरा गया है। तो बोला सर प्रॉब्लम क्या? हम बोला नहीं ये आप दिखना नहीं चाहिए, ये क्या एवरी टाइम वाला फोन करते सर आ रहे हैं थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो लास्ट में मैंने कंसेंट लिख के दे दिया कि मेरे नाम पे जो भी फॉरेन रेमिटेंस आएगा सब मेरे अकाउंट में डाल देना।
फिर आप नोट डाल दिया यूट्यूब वाला, हाँ गूगल वाला ऐसा नहीं कि कोई और पैसा डाल दिया तो मेरे अकाउंट में डाल देना। तो लास्ट में फिर गूगल गूगल इंडिया, मतलब गूगल से जो पैसा आएगा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। देख मेरे परमानेंट कंसेंट होता है ना, वो मैंने डाल दिया। अदरवाइज अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बैंक वाले के पास तुमको बार बार जाकर केवाईसी करना पड़ेगा। तो पैसा तो रिलीज हो जाता है, पैसा रिलीज होता, पैसा आता है ना, तो आरबीआई क्या करता है, जो बैंक क्या करता है, पैसा को होल्ड कर देता है। होल्ड करके फिर आपसे वेरीफाई करता है कि सर आपके नाम पे फॉरेन इनकम आ रही है, क्या वो आपकी इनकम है, क्या आप जानते हैं, क्योंकि इससे ना ब्लैक मनी भी तो ऐसे स्मगलिंग होता है ना, स्मगलिंग होता है। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए वेरीफाई किया जाता है। यही बात यहाँ बोला गया है कि लेट से मेरे नाम पे रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो विद इन 6 मंथ वो पैसा मेरे अकाउंट में दिखना चाहिए। तो पैसा आएगा वो तो होल्ड हो जाएगा, तो बैंक वाला फिर वेरीफाई करेगा। तो बैंक वाला आपके घर आएगा और आपसे पूछेगा सर आपके नाम पे इनकम आई है क्या, ये आपकी इनकम है। आप सिग्नेचर करोगे, केवाईसी करोगे, फोटो खींचोगे, फिर वो पैसा आपके बैंक में आएगा। तो अगर 6 महीना के अंदर पैसा बैंक में आ गया, तब तो आप क्यूक्यूबी का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, कौन सी, फॉरेन वाली रॉयल्टी। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ पा रहा है मेरा बात? ओके, इस छोड़ दो। सीसीडी छोड़ दो ना, कोई काम का नहीं है, तुम नहीं समझ पाएगा। इन केस ऑफ लम सम रॉयल्टी रिसीव्ड, अगर तुमने लम सम रॉयल्टी रिसीव कर लिया, लम सम एक बार में ही, एक बार में ही पूरे साल भर का रॉयल्टी रिसीव किया है, तो इस केस में कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3 लाख। अब मान लो मेरा रॉयल्टी था पूरे साल भर का 8 लाख रुपया, तो 8 लाख रुपया और स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है 3 लाख, विच एवर इज लोअर, 3 लाख रुपीज का मैं डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा। ठीक है, डिडक्शन कब अप्लीकेबल नहीं हुआ, अगर आपने नया स्कीम ले लिए या तुमने स्कूल का बुक वगैरह लिखा, उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? अब दो डिडक्शन लास्ट में, 80 TTA, 80 TTB। 80 TTA का मतलब क्या है, हमारा आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, अरे बोलो ना, हमारा आपका सेविंग अकाउंट पैसा है, सेविंग अकाउंट तो सबका होता है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर हम डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80 TTA के नाम पे। ठीक है, अदर सोर्स में दिखाकर फिर डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए 80 TTB है। ठीक है, हिंदू, सुनिए, इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तब भी आप 80 TTA का क्लेम कर पाओगे, बट आप लेस देन 60 ईयर्स होने चाहिए, लेस देन 60 ईयर्स। क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए 80 TTB बना हुआ है, अगर आप HUF फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, तब जाकर आप 80 TTA का क्लेम कर पाओगे। तो 80 TTA क्लेम कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा और HUF करेगा। अगर हम सीनियर सिटीजन है तो हम 80 TTB में क्लेम करेंगे, ना कि 80 TTA में, अगर हम सीनियर सिटीजन है तो। ठीक है, कितना अमाउंट होगा, अच्छा सुनो ना, ये इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा बैंक में जो सेविंग अकाउंट है और जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक के सेविंग अकाउंट में और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर तुम क्लेम कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना, पूरे साल भर में 10,000, पूरे साल भर में मैक्सिमम तुम 10,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। अगर तुम ओल्ड स्कीम लिया है तभी अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डिडक्शन मिलेगा किस पर, सेविंग अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे, ना कि फिक्स अकाउंट, फिक्स एफडी पर है। एफडी पे और रेकरिंग डिपॉजिट पे पता किसको मिलता है, एफडी, सुनो, अगर मैं 60 साल का हो गया ना, 60 साल का अगर मैं हो गया, तो मेरे को एफडी पर भी डिडक्शन मिलेगा 80 TTB के नाम पे। रेकरिंग डिपॉजिट अगर मैंने किया है उस पर भी मुझे डिडक्शन मिलेगा 80 TTB के नाम पे। और मैंने अगर अपना सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखा है उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 80 TTB के नाम पे। तो सीनियर सिटीजन के लिए पूरा पैकेज है कि तुम बैंक में एफडी में रखो या बैंक में तुम आरडी में रखो, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, या बैंक के तुम नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखो, कहीं पर भी अगर तुम बैंक में पैसा डालता है तो तुमको 80 TTB का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना, 50,000। हाँ, आ जाओ 80 TTB किस पर मिलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन, सुनो ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी। बट सिर्फ एफडी पे नहीं मिलेगा, सब पे मिलेगा। पढ़ो ना ये वाला, पढ़ो ना, सब पे मिलेगा, पूरा पैकेज है, हमारे दादाजी के लिए पूरा पैकेज है।
हमारे आपके जो दादाजी हैं उनके लिए पूरा गवर्नमेंट पैकेज बना के रखी है। ये दादाजी का सेविंग अकाउंट है, उस पर मिलेगा 80 टीटीबी का डिडक्शन। एफडी है, उस पर भी मिलेगा। रेकरिंग डिपॉजिट है, उस पर भी मिलेगा। ठीक है। और मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 एक साल में। 10,000, 10,000। ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है? जो सीनियर सिटीजन है, 60 या 60 से ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओल्ड स्कीम में ही अप्लीकेबल है, नया वाले में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। एचयूएफ मेंबर अगर बुढ़ा है तो नहीं मिलेगा। देखना 80 टीटीए में एचयूएफ था। हेलो, 80 टीटीए में एचयूएफ था। 80 टीटीए में एचयूएफ था, बट अगर एचयूएफ मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उनको टीटीबी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो, दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको मिलेगा? ओनली इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। हाँ, आप एफडी कराओ या सेविंग कराओ, सब पे मिलेगा। बट अगर तुम 80 टीटीए में डिडक्शन क्लेम कर लिए हो तो तुम 80 टीटीबी में नहीं कर पाओगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गधा वाला बात लिखा हुआ है। 80 टीटीए में तुम अगर डिडक्शन क्लेम कर लिया तब तो तुम बिलो 60 है, तो तुम फिर 80 टीटीबी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। फिर भी लिखा हुआ। ठीक है। हम्म? देखो, एचयूएफ क्या होता है, ध्यान सुना। एचयूएफ काइंड ऑफ एक विरासत वाला बिजनेस होता है। तो ऑलरेडी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होता, गवर्नमेंट ने एजम्पशन मान के चलती है, तो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में दे देगी। सेविंग अकाउंट में दे देगी, पर तुम्हारे एफडी वगैरह पे नहीं देगी। हाँ, एफडी वगैरह पे नहीं देगी, चाहे तुम सीनियर सिटीजन रहे चाहे तुम विदाउट सीनियर सिटीजन रहे। और इंटरेस्ट तभी मिलेगा सेविंग अकाउंट पे जब तक तुम 60 ईयर्स का है। मान लो मैं एचयूएफ मेंबर हूँ, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट मिलेगा जब तक मैं बिलो 60 हूँ। जैसे मैं 60 या 60 अबव हो गया तो ना मुझे इंटरेस्ट पे मिलेगा डिडक्शन, और ना ही मुझे एफडी मिलेगा, ना ही कहीं पे नहीं मुझे मिलेगा। ठीक है। ऐसा गलत कुछ भी नहीं है। दे आर ऑल एचयूएफ में देखो क्या था, ट्रांसफर होता है ना। बिजनेस क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो दिक्कत नहीं आता। डिडक्शन आपको उसमें मिलेगा अगर आप कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक कहीं पर भी पैसा लगाते हो। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा लगाते हो, उस पर भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। अगर सुनो, नो डबल डिडक्शन ये फालतू बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ रिबेट। डिडक्शन खत्म हो गया, रिबेट बस लास्ट टॉपिक ना। हाँ, रिबेट रिबेट। रिबेट किसको मिलता है? जिसकी इनकम, रिबेट मतलब हिंदी में छूट बोलते, जिसकी भी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है। सुनो, अगर आपकी इनकम 5 लाख है या 5 लाख रुपए से कम है, तो इस केस में आपको 87A का डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,500। तो मेरी इनकम, सुनो ना, मेरी इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो अप टू 2.5 लाख नो इनकम। फ्रॉम 2.2 फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख इंटू 5%, तो 2.5 लाख पे 5% कितना आएगा? 12,500। अब ये 12,500 का आप रिबेट ले सकते हो 87A के नाम पे। ठीक है। अगर आप नया स्कीम में रिबेट ले रहे हो, नया स्कीम में अगर आप रिबेट ले रहे हो, तो रिबेट का अमाउंट हो गया 7 लाख रुपया। सॉरी, रिबेट आपका बढ़ गया। कैसे बढ़ गया बता रहा हूँ। अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है, अप टू 7 लाख मतलब या तो 7 लाख है या 7 लाख से कम है, तो इस केस में आपको 87A का रिबेट मिलेगा। ठीक है। कितना आएगा? 25,000 आएगा। हम्म, बता रहे। एडिशनल बेनिफिट अंडर द न्यू रिजिम, इसमें एक एडिशनल बेनिफिट क्या आया कि अगर तुम्हारी इनकम थोड़ी सी एवव है, 7 लाख रुपए से थोड़ी सी एवव है, मान लो 7,05,000 है या 7,10,000 है। ठीक है। तो स्मॉल मार्जिन एंड इंटायर रिबेट इज लॉस्ट, मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल। मैं ना इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मैं ना इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरी इनकम है 7,10,000, 7,10,000, 7,10,000 मेरी इनकम है। देखा जाए अगर मेरी इनकम 7 लाख होती है, अगर मेरी इनकम अप टू 7 लाख होती है,
तो मेरे को रिबेट मिल जाता, तो एक भी रुपया का मैं टैक्स नहीं पे कर पाता। लेकिन मेरी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, जो कि 7 लाख 10 है, तो अब मेरे ऊपर स्लैब अप्लीकेबल होगा, है ना? तो स्लैब क्या अप्लीकेबल होगा? अप टू 3 लाख, बोलो ना, अप टू 3 लाख नो टैक्स। उसके बाद बोलो ना, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख या 6 लाख, बोलो। 3 टू, चलो 3 to 7 लाख कितना आ रहा है बताओ तो, कितना परसेंट है? अच्छे सिलेबट नहीं लिखा है तुम लोग? अरे सेम, नया तो अप्लीकेबल नहीं है ना तुम्हारे एग्जाम में। 4 लाख वाला तो अप्लीकेबल नहीं है, वो तो 26-27 के लिए अप्लीकेबल है। तो 25-26 के लिए तो यही अप्लीकेबल है। एक काम करो, तुम लोग रिबेट लिखो, स्लैब लिखो तो, न्यू स्लैब रेट लिखो तो, न्यू रिजीम स्लैब रेट लिख लो पहले इसको। सेम 3 में तो लिखवाया था तुम लोग को। अच्छा, तुम लोग 4 लाख वाला देखा है रिबेट? लिखो ना, लिखो ना, अप टू 3 लाख, नो टैक्स। 3 लाख 1 से 7 लाख रुपया, 5%। 7 लाख 1 से 10 लाख रुपया, 10%। 10 लाख 1 से 12 लाख, 15%। 12 लाख 1 से 15 लाख के बीच में अगर तुम्हारी इनकम है, 20%। एव 15 लाख, अगर तुम्हारी एव 15 लाख है तो 30%। एव 15 लाख है तो 30%, ये तुम्हारा स्लैब रेट है। न्यू टैक्स रिजिम में तो ये फॉलो करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में फिर पुराना ला फॉलो करना। हाँ, तुम्हारा एजम्पशन लिया ना, अजम्पशन, हाँ अजम्पशन लिखते हैं ना वहाँ पे कि हम ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हैं। डिफॉल्ट है ना, बट डिडक्शन के लिए तो ओल्ड ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यू वाले में डिडक्शन कहाँ मिलता है। हो गया? अब सुनो यहाँ पे, अब, अच्छा ये मैं हटा दूँ? ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। सुनो ना, मेरी इनकम कितनी है? 7 लाख 10, तो 7 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है? अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 7 लाख से 10,000 20,000 25,000 ज्यादा है, तो आपको ना हम लोग एडिशनल रिलीफ देंगे। बोलिए ना, क्या देंगे? एडिशनल रिलीफ। ये एडिशनल रिलीफ का मतलब पता है क्या होता है? एडिशनल रिलीफ का मतलब होता है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ नंबर 1, लोअर ऑफ एडिशनल इनकम या टोटल टैक्स लायबिलिटी।
जो इसका लोअर होगा वही आपको रिलीफ मिलेगा, जो इसका लोअर होगा वही आपको रिलीफ मिलेगा। अब बोलोगे सर फायदा क्या, मैं बता रहा हूँ इसका फायदा क्या है। इसका फायदा क्या है, देखो मेरी इनकम कितनी है 7,10,000, तो रिबेट तो अप टू 7 लाख है, जहां पर भी रिबेट लगता है वहां पे टैक्स नहीं लगता है, बट 7 लाख से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। तो अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख से 7 लाख पे 5% का टैक्स है। तो देखा जाए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 लाख, और 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000। अरे बता रहे हैं क्यों कैसे मिलता है, पढ़ाने दे, भागने के क्लास छोड़कर, बड़ा पेशेंस लास रहे यार। ठीक है, अब कितना इनकम और एक्स्ट्रा मेरा है, और मेरा कितना एक्स्ट्रा इनकम है, 7 लाख से ज्यादा कितना है, 10,000। ठीक है, 10,000। अब इसे 10,000 पे कितना लगेगा, 10% लगेगा। इसका आ गया 10%, कितना हो गया बोलो ना, 10,000 का 10% कितना होता है बताओ ना, 1,000 रुपया, है ना 1,000। तो ये कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 21,000। ये मेरी बन गई टैक्स लायबिलिटी, ये बन गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। अब बोलो, मैं बोलूंगा पता क्या, मैं क्या बोलूंगा यार, अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपया होती तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। बट ये 10,000 के वजह से, इस 10,000 के वजह से मुझे 21,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस 10,000 आई हैव टू पे मोर देन 10,000। मतलब इस 10,000 के, अगर ये 10,000 नहीं होता, जस्ट ये 7 लाख होता, नो टैक्स। बट ये 10,000 एग्जिस्ट कर रहा है, उसके वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, 21,000 हो गई। एज ए इंडिविजुअल तुम 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पसंद करेगा या 21,000 ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पसंद करेगा। एज ए इंडिविजुअल हम क्या, मेरे लिए सस्ता क्या है, मेरे लिए बेनिफिट क्या है, बोलना 10,000। तो गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, एडिशनल इनकम कितनी है मेरी, अरे बोलो ना, एडिशनल इनकम मेरी कितनी है, 10,000। एडिशनल मतलब जो 7 लाख के ऊपर में है, वो कितनी है, 10,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी है, 21,000। इसका लोअर कितना आएगा, 10,000। और यही गवर्नमेंट बोलती चलो तुम 10,000 दो, गवर्नमेंट बोल रही है तुम 21,000 का पेमेंट ना करो, तुम कितना पेमेंट करो, 10,000 पेमेंट करो, तो तुमको 11,000 का क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया। आया बात समझ में, आया ना बात समझ में। ये जो ये जो एडिशनल रिलीफ है, ये गवर्नमेंट एडिशनल रिलीफ इसलिए देना चाहती है कि लोग अपनी इनकम 7 लाख ऊपर दिखाए। अगर किसी की इनकम 7,05,000 है, या 7,10,000 है, या 7,20,000 है, 7,25,000 है, 30 है, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है लोअर ऑफ एडिशनल इनकम या टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, एडिशनल इनकम या टोटल टैक्स लायबिलिटी विच इज लोअर, जो लोअर होगा वही आपको टैक्स देना है। तो 10,000 और 21,000, लोअर क्या था 10,000, तो अब मेरे को यही 10,000 का टैक्स देना है। और जो मैं 10,000 का टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बोली यही तुम्हारे लिए रिलीफ है। क्योंकि नहीं तो तुमको अगर ये रिलीफ नहीं मिलता तो एट द एंड तुमको कितना देना पड़ता है, 21,000 देना पड़ता है। तो 11,000 का क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया। इसी को बोलते हैं अपने एडिशनल बेनिफिट इफ द इनकम एक्सीड 7 लाख बाय द स्मॉल मार्जिन। स्मॉल मार्जिन क्या था, 10,000। द इंटायर रिबेट इज लॉस्ट ऑब्वियसली, अगर 7 लाख के ऊपर चले जाओगे तो रिबेट खत्म हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल, गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं है, ये जो तो इनकम थोड़ी सी बड़ी है ना, उसके लिए हम रिलीफ दे देंगे। इन सच केस टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट विल नॉट एक्सीड एक्सेस ऑफ इनकम एवर 7 लाख रुपया। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने बताया ये बात। अब आप बोल रहे हो सर 25,000 का क्लेम कैसे मिल रहा है, 25,000 का, यही ना क्वेश्चन था सर तेरा कि सर 25,000 का रिबेट कैसे मिल रहा है। मुझे एक चीज बताओ, अप टू 7 लाख में कितना मिलेगा मेरे को, अप टू 7 लाख में कितना मिलेगा, 20,000, यही ना। 3 से 4 के बीच में 3 लाख से लेकर के 7 लाख, 3 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में कितना परसेंट, 5%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 लाख। और 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000 होता है। सर क्वेश्चन था
सर 20,000 तो यहाँ आ रहा है, आप बताइए ना 25,000 का डिडक्शन क्यों क्लेम हो रहा है, मुझे बताना श्रेया। यहाँ तुम्हारा 10,000 का इनकम बनता था, यहाँ तुम्हारा 21,000 का इनकम, 21,000 की टैक्स लाइबिलिटी बनती थी। लोअर कितना था, 10,000। तो आप ये 10,000 ही टैक्स पे करोगे ना। गवर्नमेंट कितना छोड़ दिया, 11,000। काइंड ऑफ देखा जाए रिबेट है कि नहीं रिबेट है, काइंड ऑफ देखा जाए रिबेट है कि नहीं रिबेट। तो स्मॉलर मार्जिन की वजह से वो लिखा होगा कि आपको मैक्सिमम 25,000 तक का रिबेट मिल सकता है। तो 20 प्लस ये देखा 31 की बात हो गई देखा जाए तो, समझ रहे ना। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये अमाउंट से अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वगैरह आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको रिबेट देंगे। जस्ट आप अपनी एडिशनल इनकम जो आपकी बढ़ रही है, मान लो मेरी इनकम थी ना 7,04,000, 7,04,000, तो गवर्नमेंट बोलती है ये 4,000 भर दो, नहीं तो तुम्हारा जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो 20,000 आ जाएगा। तो 4,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर कितना आ जाएगा, 4,000, बोली 4,000 का टैक्स भर दो। इसके वजह से जो 16,000 का डिडक्शन मिल गया, जो 16,000 का छूट मिल गया, दैट इज वाई रिबेट हो गया। समझा सर, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रिबेट दे रही है। ठीक है, तुम्हारा पूरा डिडक्शन का जो पूरा प्रोविजन था सब मैंने पढ़ा दिया। इवन जिसमें थोड़ा थोड़ा डाउट था, जैसे 80 जीजी वाला जो सम्स करवा दिया, 80 जी का सम्स करवा दिया, 80 सी का भी सम्स करवा दिया, CCD1 का भी सम्स करवा दिया, CCD2 का भी सम्स करवा दिया। ऐसा नहीं कि मैं प्रोविजन पढ़ाया, नहीं, प्रोविजन के साथ साथ मैंने सम्स भी करवा दिया। ठीक है, तो अब अपने को प्रोविजन खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया, सारे डाउट्स अगर कुछ हैं तो एक बार तुम लोग को मौका दे रहा हूँ, 15-20 मिनट का, 5 मिनट का, थोड़ा सा मेरा गला भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम लोग सारे डिडक्शन पढ़ो, और कहीं पर भी डाउट हो रहा है मेरे से पूछो। उसके बाद फिर हम लोग जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो सीयू के पेपर्स हैं अपने उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सारे चीज को गो थ्रू, जितना मैंने लिखवाया है सारे चीज को गो थ्रू करो। और ग्रुप में मैंने ऑलरेडी ये भेजा है ना लाइव स्टूडेंट, ये तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेजा है ना, बोलिए तो आप लोग के पास है ना ये वाला चीज, तो आप ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ, आप वहां से चेक कर लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।